हेलो क्लास, दिस इज दीपक। और आज फिर हम आपके लिए इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कराया जाए। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कौन सी जो है उपाधि धारण की थी? महाराजा, महाराजा धीराज, राज्यवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त ने जो उपाधि थी वो कौन सी धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महरौली में स्थापित लौह स्तंभ कितना ऊंचा है? अब महरौली में जो लौह स्तंभ है वो कितना ऊंचा है? 5 मीटर, 7 मीटर, 5.2 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ये आपके ऑप्शन है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि ऑप्शन क्या राइट होगा इसका। तो इसका ऑप्शन है बी, 7 मीटर। कि जो उसकी ऊंचाई है वो 7 मीटर है। तो आइए जान लेते हैं लौह स्तंभ के बारे में और भी कुछ ज्यादा। ये लौह स्तंभ है आपका जो दिल्ली में है, महरौली में। ओके, तो उसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। तो ये जो है कुतुब मीनार के पास है और एक विशाल स्तंभ है। और ये जो है अपने आप में जो प्राचीन भारतीय जो धातु थी उसका एक अनोखा जो है नमूना या सैंपल हम बोल सकते हैं। यह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। लेकिन कुछ जो विशेषज्ञ है वो मानते हैं कि इसका जो है निर्माण इनसे पहले किसी और ने कराया था। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। लेकिन ये जो है पहले हिंदू व जैन मंदिर का एक भाग था। लेकिन 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों को जो है नष्ट कर दिया और जो है कुतुब मीनार की स्थापना की। और इसकी एक खास विशेषता क्या है कि इसमें अब तक जो है जंग नहीं लगा है, वरना लोहे पर जंग लग जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो स्तूप होता है, स्तूप, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढांचा, टीला, डिब्बा या अवशेष। तो उसका जो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या होता है? टीला। तो आइए जानते हैं कि आपको पता नहीं होगा स्तूप होते क्या हैं। तो स्तूप के बारे में जान लेते हैं। ये जो इमेज है आप देख पा रहे होंगे, ये स्तूप के एक स्तूप है। इस प्रकार का जो स्तूप होता है, तो जान लेते हैं स्तूप होता क्या है। स्तूप संस्कृत और पाली से लिया गया, इसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। कि स्तूप का जो है संस्कृत और पाली से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। अब इसमें क्या विशेषता होती है कि एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका जो है प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को, बौद्ध के अवशेष थे उनको रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कभी यह बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे। कि कभी जो है ये किसका स्थल होते थे? जो बौद्ध, वो उसमें प्रार्थना किया करते थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु के अनंतर मेरे जो अवशेष है उसी प्रकार का जो स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष पर बनाए जाते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध ने जो है अपने शिष्य आनंद को कहे थे। तो स्तूप का आर्थिक अर्थ समझ में आ ही गया होगा, उसका अर्थ होता है टीला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब स्तूप के अंदर क्या रखा जाता है? तो आपने ये जान ही लिया है, शरीर के अवशेष, बिल्कुल ठीक है। कीमती पत्थर ये भी, और सिक्के यानी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? अब जो मंदिर होता है उसका महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? गर्भगृह, तोरण, रेलिंग या प्रवेश द्वार। तो इसका जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है गर्भगृह। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज का आविष्कार करने वाला काई लून किस देश का था? अब काई लून जो है किस देश का था? चीन, भारत, कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो कागज का आविष्कार करने वाला काई लून था वो चीन का था। कहाँ का था? चीन का। तो ये जान लेते हैं काई लून के बारे में। काई लून चीनी आविष्कारक और
हार राजवंश के राजनेता थे। ये हार जो राजवंश था चीन में, उसके राजनेता थे। उन्हें परंपरागत रूप से कागज और कागज निर्माण प्रक्रिया के आविष्कारक के रूप में जो है जाना जाता है, जो आधुनिक समय के कागज के पहचानने योग्य एक रूप में से था। ओके, तो जो अगर क्वेश्चन आता है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन के अंदर हुआ था, और किया किसने था, काइलून ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, अल इदरीस किस देश के निवासी थे? इतिहास की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल इदरीस। तो अल इदरीस किस देश के निवासी थे? ईरान, अरब, इराक, अफ्रीका। तो इस ये का राइट आंसर होगा अरब के। तो अल इदरीस कहाँ के निवासी थे? अरब के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। अल इदरीस जो है एक प्रमुख अरब भूगोलवेता था। ये क्या था? एक भूगोलवेता था। उसका जन्म कहाँ हुआ था ये भी पूछ दिया जाता है कि अल अदरीस का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था मोरक्को के उत्तर में जो कवेटा नामक स्थान जो है वहाँ पर इसका जन्म हुआ, स्थान में हुआ था। इसका परिवार जो है मोहम्मद साहब के वंश से संबंधित था। ओके, तो अल इदरीस किस देश का निवासी था? अरब का था। ओके, और ये अरब भूगोलवेता था और इसका जन्म जो है मोरक्को के कवेटा नामक स्थान पर हुआ था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल कहाँ शासन करते थे? अब देखो चोल कहाँ शासन कर रहे थे? कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य भारत। अब देखो चोल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चोल में लय आया है और ये देखो लय किस ऑप्शन में है? तो तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तमिलनाडु। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाल वंश का शासन कहाँ था? अब पाल वंश जो है उसका शासन कहाँ था? कर्नाटक, बंगाल, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा? बंगाल में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालुक्य वंश कहाँ शासन करता था? अब देखो चालुक्य वंश कहाँ शासन करता था? कर्नाटका, मध्य भारत, राजस्थान या पटना। अब देखो चालुक्य, तो कै जो है कै आया है, तो कै की जो प्राथमिकता है जो ज्यादा कै किस में आया है? कर्नाटक में 2 बार आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? अब चोल जो शासक था वो कौन था? राज प्रथम, समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम या चंद्रगुप्त। अब देखो 2 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। ये दोनों तो बिल्कुल कैंसल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये गुप्त शासक थे। तो इसका जो है ऑप्शन बचता है ए और सी। तो इसका राइट क्या होगा? राज प्रथम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किताब अल हिंद के लेखक कौन थे? अब किताब अल हिंद के बारे में बात करते हैं। जो किताब अल हिंद थे उसके लेखक कौन थे? अल बरूनी, अमीर खुसरो, मिनाज ए सिराज या जियाउद्दीन बरनी। तो इसका राइट क्या है? किताब अल हिंद के लेखक थे अल बरूनी। तो आइए जान लेते हैं अल बरूनी के बारे में। अब क्या है कि जो अल बरूनी थे, अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, ये इनका फारसी और अरबी थे, यानी अबू रेहान, पिता का नाम अहमद अली बरूनी। ये इनका पिता का नाम था अहमद अल बरूनी। तो अल बरूनी का जो जन्म है वो 1973 में हुआ था और 1048 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। अल बरूनी की जो रचनाएं हैं वो अरबी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में है। पर उसे अपनी मातृभाषा, लेकिन उसकी मातृभाषा कौन सी थी? फारसी। फारसी के अलावा 3 और जो है भाषाओं का उसको ज्ञान था। सीरियाई, संस्कृत, यूनानी। वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 20 के मध्य आया। गजनी के महमूद, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, के अभियानों में वो सुल्तान के साथ था। ठीक है, सुल्तान के साथ रहा है वो। किसके? मोहम्मद गजनी के साथ। अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जानकार किसे कहा जाता है भारतीय इतिहास का? तो वो हमारा हो जाएगा अल बरूनी। ओके, प्रारंभ में अल बरूनी ख्वारिज्म के मोमीन शासक का मंत्री था, क्योंकि शासक उसकी विद्वता से प्रभावित था। तो ये किसका मंत्री था भाई? प्रारंभ में अल बरूनी ख्वारिज्म, ठीक है, के ममूनी शासक का क्या था? मंत्री था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो
किस सदी के कवि थे? 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं। तो ये कौन सी सदी के थे भाई? 14वीं। तो ये जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अब अमीर खुसरो क्या थे कि अब अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, ये इनका पूरा नाम था। 1273 से 1253 से 1325 तक इनका जीवन काल रहा है। ये 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबारों से संबंध रखता था। सवाई अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है, यानी 8 सुल्तानों का शासन इसने देखा है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रथम मुस्लिम कवि अगर पूछा जाए तो वो कौन है? अमीर खुसरो। तो ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर जो है प्रयोग किया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया था? खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। अब खड़ी बोली हिंदी में बहुत होती है, खड़ी बोली, तो उसका जो श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुक्करियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे, फारसी भी जानते थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में काफी महत्व है। अमीर खुसरो को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को हिंद का तोता, अब किसका तोता? हिंद का तोता भी कहा जाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कांस्य प्रतिमा किस वंश की देन है? जो कांस्य की प्रतिमाएं हैं वो किस देश की, किस वंश की देन है? सॉरी, देश बोल दिया। तो ये जो है ए सातवाहन, बी चोल, कुषाण या चेर। तो राइट होगा आपका बी, चोल वंश की। ओके, चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली एक कुहना, दिल्ली एक कुहना किसे कहा जाता है? पुरानी दिल्ली, दिल्ली, उज्जैन या नालंदा। तो दिल्ली एक कुहाना ये नाम है पुरानी दिल्ली का। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी थी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, इसी ऐसी वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।